सो यहां पर आपका जो वाटर शेड है, वाटर शेड का मतलब क्या है, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वाटर शेड जो वर्ड होता है वो एक वाटर का जो शेड, शेड का मतलब समझते हो सब लोग, यहां पर आपका इसका एक जैसे शेड बनाते हैं, तो इसी बात से हम यहां पर एक समझते हैं एक वर्ड को। डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा, आपका कई बार पानी का बहाव होता है और उस पानी के बहाव के साथ कई चीजें जुड़ी होती है। एक नदी है, उस नदी के किनारे के आसपास बहुत सारे प्लांट भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं। एक अगर झील है, उस झील के आसपास भी आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, यस और नो, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे और भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं, और भी चीजें होती है। तो वो सारी चीजें क्या उस पानी के साथ अटैच है या नहीं है, पहले ये बताओ। डेफिनेटली यस और नो है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर की डिमांड हर एक जो आपका लिविंग एनिमल है उसको रिक्वायरमेंट है, यस और नो। तो याद रखना, वाटर शेड का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पर वाटर जाकर क्या हो रहा है, कलेक्ट भी हो रहा है और उससे आउटलेट, क्योंकि ज्यादातर जब भी आप लोग देखोगे वाटर शेड की डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी तो उसके अंदर एक चीज लिखी हुई मिलती है कि जिससे आपकी डिफरेंट आउटलेट होती है। भाई एक बात बताओ, नदी है, उस नदी से क्या केवल एक ही आउटलेट निकलती है क्या? नो, उस नदी से हजारों आउटलेट होगी यार, वहां पर आपकी हजारों चीजें जो वहां पर। अब पानी केवल वहां से क्या होगा, आपका एक जगह से आ सकता है, दो जगह से भी आ सकता है। बरसात का पानी होगा तो वो आपका कई जगह से आ सकता है, लेकिन मेन सोर्स उसका क्या रहेगा, एक ही रहेगा, यस और नो। झरना है, तालाब है, वो आपका ऊपर से आ रहा है तो उसका एक ही तो सोर्स हुआ ना मेन। तो ये थोड़ा ना कि सारी तरफ से पानी आपका आ रहा है, लेकिन उसके अंदर आपका आउटलेट क्या हो सकता है, आउटलेट कई हो सकती है, वहां से निकाली जा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट अंडरग्राउंड पाइप आप निकाल सकते हो, आपका मेन पाइप वहां पे आपका जो मेन सोर्स है वहां से निकाल सकते हो, रिवर निकाल सकते हो, एक कैनाल निकाल सकते हो। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, किस प्रकार से सोर्स को मैनेज किया गया है। तो वहां पर कई आउटलेट हो सकती है, तो वो आपका होता है वाटर शेड। लेकिन वाटर शेड का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आपका पानी और पानी के साथ का जो आपका प्रॉपर एरिया, उसके अंदर प्लांट्स, लिविंग बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वो पूरा का पूरा इको सिस्टम, और वो इकोसिस्टम पूरा का पूरा कॉम्प्राइज करता है, और ये इकोसिस्टम ही पूरा का पूरा मेंटेन करता है किसको, आपका वाटर शेड को, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर शेड। ठीक है, और उस वाटर शेड को मैनेज करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट। अब बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इस डेफिनेशन को यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, जरा सभी पढ़ने की कोशिश करना एक बार। watershed management is the unit for implementing management natural resource like water, land, soil, forest, agriculture, etc. It is related to specific objective problem of watershed under study, example soil erosion, land use capability classification and water balance। देखो क्या बोला गया यहां पर, ये बोला गया कि इसका मैनेज करना होता है, किसको मैनेज करना होता है, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स को। क्या हमारा वाटर नेचुरल रिसोर्स नहीं है? है। दूसरा हमारा है यहां पर लैंड, क्या हमारा लैंड नेचुरल रिसोर्स नहीं है? उसका इरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको रोकना है हमने। क्या हमारा सोइल जो है, या सोइल आपके फॉरेस्ट की सोइल है, क्या हमारी वो आपका नेचुरल रिसोर्स नहीं है? डेफिनेटली है। और तीसरा हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमारा क्या है, नेचर से प्रोड्यूस होती है कि हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं? डेफिनेटली नेचर से ही तो देती है, हम लोग जो सीड की सोएंगी तो करते हैं। मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है सारा का सारा, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां पर ये सारी चीजों को क्या करना, आपस में मैनेज करना। प्लस आपका इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ऑफ वाटरशेड अंडर स्टडी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो वाटरशेड के अंदर मेजर प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम को क्या करना, मैनेज करना, उन प्रॉब्लम को क्या करना, मैनेज करना। अब ये आपका मैनेज कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले बोला गया सॉइल इरोजन, अभी हम लोगों ने देखा था सॉइल इरोजन हो रहा था। उस सॉइल इरोजन को रोकने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। दूसरा, लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, LUCC। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 8 क्लास के अंदर हमारे लैंड को डिवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर जो आपका होता है वो हमारे केवल 4 क्लास तक करते हैं, क्लास 4 तक हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को आपका ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर प्लांट को। दूसरा हमारा यहाँ पर उसके बाद आ जाता है पास्चर लैंड्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारा आ जाता है जो हिली एरियाज होते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया है जहां पर हमें क्रॉप को ग्रो करवाना है, और किस लैंड को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये चीज बहुत जरूरी है।
उसके बाद है वाटर को बैलेंस करना। देखो वाटर बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? वाटर बैलेंस करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो वाटर यूज कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू, हम वाटर की यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारा वाटर बैलेंस करने का काम किया जा रहा है। क्यों करने का काम किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज प्रेजेंट टाइम में 80% जो वाटर है वो ग्राउंड का वाटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। तो आने वाले टाइम के लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि वाटर सभी के लिए यूज हो, तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। और यही कंप्लीट सिस्टम हमारा मैनेजमेंट क्या कहलाता है? वाटर शेड मैनेजमेंट कहलाता है। अब बताओ किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? किसकी? लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन भाई, है ना? 3 बार तो बोल चुका हूं आई थिंक, मुझे पहले ही पता था कि जब ये दिखा था। अब देखो वाटर शेड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है कॉन्टूर ट्रेंचेस। कॉन्टूर ट्रेंचेस का मतलब क्या है? पानी ऊपर से आ रहा है 2% से, देखो कॉन्टूर वर्ड आ गया तो क्या आ गया? 2% से स्लोप है ज्यादा आ गया। ट्रेंच का मतलब क्या हो गया? गड्ढा। तो यानी कि ये स्लोप है और इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलरली आप लोग क्या कर लो? गड्ढा खोद लो। क्या आ गया? कॉन्टूर ट्रेंच आ गया। कॉन्टूर बंड, अब देखो बंड बना दो तो क्या आ जाएगा? कॉन्टूर बंडिंग। लूज बोल्ड स्ट्रक्चर। लूज बोल्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? पत्थर जो होते हैं ना, आपने देखा होगा पत्थर रख दिए जाते हैं रास्ते के अंदर और उनके बीच में से पानी बहता रहता है, कभी देखा है? या उनके ऊपर से पानी बहता रहता है, देखा है कभी? यस और नो? तो उससे क्या होता है? फ्लो कम हो जाता है और इरोजन के चांस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। हमने अभी तो देखा था कि मेनली जो वाटरशेड मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है? सोइल इरोजन को क्या करना? रोकना। लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को मेंटेन करना कि कौन सा लैंड किसके लिए यूज हो रहा है और उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना प्रॉपर उसी वे के साथ में। ठीक है, इसको देखते हैं हम आगे। सबसे पहले जो कॉन्टूर ट्रेंचेस है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, दिख गए? ये लैंड का स्लोप था और इसके ये चीज क्या है? परपेंडिकुलरली हमने ट्रेंचेस को बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गया, ये हमारे क्या है? आपकी बंड्स बनाई हुई है प्रॉपर। ठीक है, जिनके अंदर पानी आके क्या हो रहा है? रुक रहा है और धीरे धीरे ऊपर से मूव ऑन कर रहा है। और तीसरा हमारा ये जो लूज बोल्डर की हम लोग बात कर रहे थे, इस प्रकार से आपकी एक बना दी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये लूज बोल्डर क्यों बोला गया? क्योंकि पानी इनके बीच में से भी मूव ऑन करता रहता है, लेकिन बंड के बीच में से पानी मूव ऑन करना नहीं चाहिए, क्योंकि बंड क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। समझ में आ गया? तो यहां पर इस चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि क्या चीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वाटरशेड को जब आपका डिवाइड किया जाता है तो देखो आपका अर्बन वाटरशेड और अर्बन हाइड्रोलॉजी, दो वर्ड यूज करते हैं। तो हाइड्रोलॉजी वर्ड, इनसे आपका कोई ज्यादा क्वेश्चंस ये नहीं आते हैं, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि अगर वो अर्बन एरिया से है, मतलब शहर के अंदर है, तो शहर के एरिया के अंदर अगर कोई वाटरशेड बनाया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्बन वाटरशेड। अगर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर बनाया जा रहा है तो क्या होगा? एग्रीकल्चर वाटरशेड। फॉरेस्ट एरिया में बनाया जा रहा है तो फॉरेस्ट वाटरशेड। माउंटेन एरिया में बनाया जा रहा है तो माउंटेन वाटरशेड। और डेजर्ट एरिया में बनाया जा रहा है तो डेजर्ट वाटरशेड। और कोस्टल एरिया में बनाया जा रहा है तो कोस्टल वाटरशेड। और वेटलैंड या फिर मार्सी एरिया में बनाया जा रहा है तो मार्सी या फिर वेटलैंड वाटरशेड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? और तीसरा इसके बाद जो आता है वो ये आता है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो आपका, एक तो ये और एक ये, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड ऑन द साइज ऑफ। देखो कल याद है आपका जो प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे थे, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट और है आपका मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो वो हमारे साइज के डिपेंड के ऊपर थे। उसी प्रकार से इनका भी जो साइज होता है उसके बिहाफ पर इनको हम वाटरशेड बोलते हैं कि कितने एरिया को ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर हमने क्या किया? इनको साइज को डिवाइड किया हुआ है और ये आपके हेक्टेयर के बिहाफ पर है। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं, ये मिली वाला आ चुका है कई बार और मिनी वाला आ चुका है। समझ में आया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा जब आप लोग स्टडी करोगे एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेटली इनको जरूर पढ़ना। अभी तक डेफिनेशन चल रही थी तो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये आपके टेबल जो होंगे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या होंगे आपके आ जाएंगे। इतनी देर जो चीजें थी वो आपकी समझने की थी, इसको आपको क्या करना है? याद करना है। तो जल्दी से दो टेबल हैं आपके, इनको आप क्या कर सकते हो? नोट डाउन कर सकते हो। पहला ये है और सॉरी दूसरा वो आपका आगे है।
लिख लिया। चलिए दूसरा हमारा ये है, ये किलोमीटर के बिहाफ पर है, वो किसके बिहाफ पर था, हेक्टेयर के, और ये किसके बिहाफ पर है, किलोमीटर। कोई क्वेश्चन है? स्मॉल साइज लेस देन 250, मीडियम 250 से 2500, और लार्ज मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए उसके बाद है इनके लिए जो प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं। देखो इनके लिए जो मेजर आपके प्रोजेक्ट जो रन किए जा रहे हैं, जैसे नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वाटरशेड डेवलपमेंट इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, या फिर एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है। ये सारे के सारे 6 मेजर जो है आपके क्या है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उनमें से 3-4 और दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन आपका ये होगा। तो उस समय इनमें से आपको चूज करना है। जैसे एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है, अब आप लोग सोचोगे यार ये कैसे इससे रिलेट हो सकती है, लेकिन आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट एश्योर करने की बात की जा रही है, यस और नो। तो वाटरशेड एरिया होगा डेफिनेटली, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मनरेगा को यूज कर सकते हैं, यस और नो। तो मनरेगा अगर लगाई जाएगी तो डेफिनेटली एक लोग बात बताइए कि क्या उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। तो वैसे ही प्रोजेक्ट आपके रन किए जाते हैं, तो इनके अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस करने का काम किए जा रहा है, तो डेफिनेटली इसी के अंदर में ही ये प्रोजेक्ट आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के लिए चल रहा है या किस पर्पज के लिए चल रहा है। तो कम से कम इनको एक बार क्या कर सकते हो आप लोग माइंड में, और ये नहीं कि याद हो जाएंगे, रट्टा नहीं लगाना इनको, एक बार जस्ट रिवाइज अभी कर लो और एक बार जाकर रिवाइज कर लेना, और 1-2 बार जब टाइम मिले आपको तब निकाल लेना आंखों में से, ठीक है। तब आपका क्या हो जाएगा, ये रिवाइज हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आपका टेरेस फार्मिंग, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो टेरेस फार्मिंग कुछ इस प्रकार से होता है कि इसके अंदर टेरेसेस की फॉर्म में क्या कर दिए जाते हैं, आपके जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है उनको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर आपका क्या हो जाएगा, मेनली जैसे एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सोलर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, क्योंकि लाइट वहां पर क्या पड़ती है, डायरेक्ट आती है, यस और नो। तो वो उसके बाद आपका क्रॉप कल्टीवेशन यहां पर हो सकता है, उसके बाद लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट हो सकता है, उसके बाद आपके ट्रीज को या फिर ऑर्चर्ड को ग्रो करवाया जाता है, और लास्ट में पानी जब यहां से आके यहां कलेक्ट हो जाएगा तो वहां पर आपका वाटर या फिर इरिगेशन मैनेजमेंट या फिर आपका फिशरीज कल्टीवेशन या एक्वाकल्चर कल्टीवेशन किया जा सकता है। सोयल सैलिनिटी मैनेजमेंट ऐसे होता है, जैसे आपको पता है लगातार कंटिन्यू हमारी सोयल के अंदर वाटर आपका जब जाता है तो पेनिट्रेट कर जाता है सोयल के अंदर आपका सोल्ट, यस और नो। आपका सोल्ट अगर नीचे चला गया तो सारे के सारे सोल्ट अगर नीचे चले गए तो क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हमारी जो सोयल होती है, आप लोग अगर जानते हो अच्छे से, तो लेटराइट सोयल होती है, जानते हो उसको आप, उसके अंदर सोल्ट्स की कमी होती है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आपका सोल्ट सारा क्या कर जाता है, लीच डाउन कर जाता है। दूसरा, कुछ सोइल आपकी ऐसी होती है जिनके ऊपर सोल्ट आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अब ये सोल्ट क्या करेगा, सारा का सारा लीच डाउन नहीं करेगा, ये बह के कहां चला जाएगा, नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर देगा। तो डेफिनेटली ये हमारा इस एरिया को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सोल्ट आपका। अगर सोल्ट इसको इफेक्ट करेगा तो हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हमें इसको यहीं से ही मैनेज करना पड़ेगा, वरना सारा का सारा सोल्ट जो ऊपर की लेयर में होगा वो रन ऑफ करके कहां चला जाएगा, नीचे के एरिया में चला जाएगा। समझ में आई ये बात मेरी? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोयल सैलिनिटी मैनेजमेंट। समझ में आ गया? सोयल के सोल्ट लेवल को, जो आपका सोयल का हायर पीएच है, उसको क्या करना, मेंटेन करना। समझ में आ गया? या तो वो क्या हो सकता है, लीच डाउन कर जाएगा, लेकिन सारा का सारा लीच डाउन इस एरिया में करने के ऑप्शन थोड़े से कम है। क्यों? क्योंकि सोल्ट के आपका जो सोइल होगी वो बहकर नीचे आएगी, तो डेफिनेटली इसके साथ ये भी आपका नीचे मूव ऑन करेगा। समझ में आ गया? अगला हमारा यहां पर है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अभी समझाता हूं भाई इसकी। देखो ड्रोट की बात करते हैं, ये तो हमारा हो ही जाएगा, या फिर ड्राईलैंड क्रॉप क्या है ये भी हमारा हो जाएगा। सबसे पहले ड्रोट की वर्ड को समझते हैं। देखो आपको पता है कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर वाटर की डिमांड जितनी होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, उतना पानी अवेलेबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोट बोलते हैं, सूखा बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मान के चलिए सबसे पहले ये ड्रोट कैसे अकर होती है, तो याद रखना सबसे पहले आपका आएगा जब आपको पता है कि जब बाय चांस बारिश नहीं होती है तब सबसे पहले तबाही मचती है। नदियों के बारे में, रिवर के बारे में बाद में बात आती है, सबसे पहले किसके बारे में बात आती है, बारिश। अगर बारिश टाइम पर नहीं हो रही है तो डेफिनेटली क्या हमारे पास वाटर अवेलेबल हो पाएगा, नो।
तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पर ड्रोट कंडीशन आती है, या जो कंडीशन हम बोलते हैं, वो हमारा मेट्रोलॉजिकल ड्रोट होता है। कौन सा होता है? मेट्रोलॉजिकल ड्रोट। यानी कि जो मेट्रोलॉजी यानी कि जो क्लाइमेट है वहां पर ये ड्रोट आपका अकर हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा ड्रोट होगा? सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल ड्रोट। दूसरा हमारा यहां पर जब मेट्रोलॉजिकल ड्रोट नहीं होगा तो नदियों में, झीलों में, तालाब में, वहां पर पानी क्या हो जाएगा? ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, सूखना स्टार्ट हो जाएगा। उस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो? हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। क्या बोलते हो आप लोग उसको? हाइड्रोलॉजिकल। क्योंकि ये वो आपके जो हाइड्रो के यानी कि वाटर के जो सोर्स हैं उनमें से पानी क्या होना स्टार्ट हो गया? कम होना स्टार्ट हो गया, ड्राई होना स्टार्ट हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। और इसके बाद तीसरा हमारा जो ड्रोट आएगा उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल ड्रोट। जब आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है और वो डिमांड अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो उस ड्रोट को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एग्रीकल्चरल ड्रोट बोलते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए भाई, तो ये हमें अच्छे से याद करना है ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम लोग क्या कर सकें? आंसर कर सकें। हाँ जी, हाँ, ये है आपका जो टेबल हमें याद करना है। देखो पहले मैं समझा देता हूं, फिर इसको लिख लेना आप लोग आराम से, क्योंकि ये टेबल से में से कई बार क्वेश्चन आ चुके होते हैं। देखो भाई, जब हम बात करते हैं आपके इरोजन की या आपके ड्राई लैंड या ड्राई फार्मिंग की, तो मैंने कल ही बताया था कि सबसे पहले इनके जो रेनफॉल होते हैं, अगर लेस देन 750 mm रेनफॉल होगा तो ड्राई फार्मिंग है, 750 टू 1150 mm है तो हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग है, और मोर देन 1150 mm है तो हमारा रेनफेड फार्मिंग है। ये हमें याद है। उसके बाद एक चीज बताइए कि अगर पानी जहां पर ज्यादा है वहां पर फार्मिंग 2 बार हो सकती है, या फिर जहां पर पानी कम है वहां पर 2 बार फार्मिंग हो सकती है? डेफिनेटली जहां पर ज्यादा है। तो एक बात बताओ, पानी ज्यादा कहां है? ड्राई आपको फार्मिंग में दिख रहा है या फिर रेनफेड फार्मिंग में दिख रहा है? रेनफेड में ज्यादा दिख रहा है। तो ड्राई फार्मिंग में केवल एक क्रॉप ही पॉसिबल हो पाएगी, और वो भी अगर टाइम पर आपका बारिश से आ गई तो, वरना आपका क्रॉप को ग्रो नहीं करवा सकते। आपने सुना होगा राजस्थान के बारे में, खासकर जो एरिड एरिया होता है, एरिड एरिया के अंदर ही ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। लेकिन जहां पर आपका लगातार बारिश हो रही है वो एरिया एरिड होगा कि ह्यूमिड होगा? ह्यूमिड होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर एनवायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमें याद है ना वो ह्यूमिडिटी वाला पोर्शन, कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है एनवायरमेंट में। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर वापस आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले रेनफॉल, और 750 से से आपका रेनफॉल क्या होता है? यहां पर लेस होता है। दूसरा यहां पर ये 750 से ज्यादा होता है, लेकिन कितना होता है? 750 से 1150 होता है, और ये आपका 1150 से ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया? यहां पर मॉइस्चर जो है वो क्या रहता है? शॉर्टेज रहता है, और डेफिनेटली यहां भी शॉर्टेज ही देखने को मिलेगा। और यहां पर आपका क्या होता है? एनएफ या फिर सफिशिएंट मॉइस्चर होता है। ठीक है, इसके बाद ग्रोइंग रीजन। देखो मैंने अभी बताया कि ये एरिड या फिर सेमी एरिड, ये एरिड भी होगा, सेमी एरिड भी होगा, ह्यूमिड भी होगा, और सब ह्यूमिड भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बारिश किसी एरिया में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली वो किस में चला जाएगा? ह्यूमिड में चला जाएगा। और ये ह्यूमिड या फिर सब ह्यूमिड रीजन। और उसके बाद में क्रॉपिंग सिस्टम, यहां पर सिंगल क्रॉप ग्रो करवा सकते हैं, मोनोक्रॉपिंग ओनली। ये सिंगल क्रॉप या मोनोक्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग, और ये इंटरक्रॉपिंग एज वेल एज ए डबल क्रॉपिंग पॉसिबल हो सकता है। अब ये याद है आपको इरोजन जो बताया था मैंने, यहां पर पानी नहीं होगा तो क्या पानी का इरोजन पॉसिबल हो पाएगा? नो, यहां पर केवल इरोजन कौन सा पॉसिबल होगा? विंड इरोजन। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर विंड और वाटर दोनों इरोजन, लेकिन यहां पर केवल कौन सा होगा? वाटर इरोजन। बताओ ये समस्या है क्या? याद करना पड़ेगा इसको। अगर हमने उन बातों को समझ लिया है तो डेफिनेटली इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अभी ये माइंड में एक्यूरेटली आपके डिपॉजिट हो जाएगी, और इसको सबकॉन्शियस माइंड में लेके चले जाना, और डेफिनेटली ये आपके लगातार याद रहेगी, और क्वेश्चन यहीं से आपका आ जाता है। तो जरा एक बार लिख लो इसको, कम ऑन। हाँ, वो आपका अलग है, वो सेमी एरिड एरिड डेज वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी एक बार जस्ट इसको देखो आप। ठीक है, वो अलग क्लासिफिकेशन है, वो इसका नहीं है। वो ग्रोइंग रीजन के बिहाफ पर होता है। ठीक है,
165 183 डेज, ठीक है, 183 250 डेज, वैसा पूरा क्लासिफिकेशन है, वो बाद में कर लेंगे, अभी एक बार इसके ऊपर। हो गया, चलो करो 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 करो, जल्दी करो भाई। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? प्लीज लेट मी नो। ऑनलाइन वालों जिंदा हो? वीडियो वाड़ी ऑन कर लिया करो कभी। अब देखो, याद होगा मैंने आपको बताया था कि टिलेज जो है उसका कॉन्सेप्ट हम यहां पर पढ़ेंगे, याद है? मैंने बोला था टिलेज जब हम कर रहे थे तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन ड्राईलैंड में करेंगे और थोड़ा बहुत डिस्कशन कहां करेंगे? सोइल में करेंगे। देखो, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि रेनफेड फार्मिंग में टिलेज का आपका रोल क्या होता है, ठीक है? देखो एक बात बताओ, रेनफेड फार्मिंग हम अभी पढ़कर आए हैं और इस एरिया में हम लोग बोलते हैं कि बारिश क्या होती है? ज्यादा होती है। और कितने एमएम से ज्यादा होती है? 1150 एमएम से ज्यादा होती है। अब हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर बारिश यहां पर ज्यादा हो रही है तो आपका पानी जो है यहां पर क्या करेगा? बहाव करेगा, रन ऑफ करेगा। और पानी अगर रन ऑफ करेगा तो वो सोइल को इरोज ज्यादा करेगा या कम करेगा? डेफिनेटली ज्यादा करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें डीप टिलेज करने का काम करते हैं। जिससे डीप टिलेज करने से क्या होगा, आपका जो वाटर होगा वो क्या कर जाएगा? परकोलेट कर जाएगा, यानी कि वो कहां चला जाएगा? सोइल के अंदर चला जाएगा। और जिससे फायदा ये होगा कि आपका जो सोइल का इरोजन हो रहा था वो इरोजन कुछ हद तक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेनफेड एरिया में डीप टिलेज जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो फॉलो की जाती हैं, ताकि वाटर आपका इनफिल्ट्रेट या परकोलेट कर जाए और ज्यादा आपका सोइल को नुकसान है ना हो, या सोइल का इरोजन जो है वो ज्यादा ना हो पाए। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा? मॉइस्चर मैनेजमेंट। मॉइस्चर मैनेजमेंट कैसे होगा? क्योंकि अगर पानी वहां पर लगातार कंटिन्यू लगातार चलता रहा तो पानी खड़ा हो जाएगा, और पानी खड़ा हो गया तो एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी। और एनारोबिक कंडीशन हार्मफुल होती है, बेनिफिशियल होती है? हार्मफुल होती है। दूसरा यहां पर क्या है? इरोजन कंट्रोल। डेफिनेटली अभी बताया इरोजन कंट्रोल कैसे होगा या नहीं बताया? ठीक है। तीसरा क्या होगा आपका? वीड कंट्रोल। देखो टिलेज करते हैं तो डेफिनेटली वीड का कंट्रोल होने वाला है कि नहीं होने वाला? होने वाला है। और लास्ट चौथा हमारे यहाँ पर क्या है? मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। आप सब लोग जानते हैं कि क्रॉप का रेजिड्यू जो होता है वो हमारा क्या करते थे हम? सोइल के अंदर उसको आ रहा हूं अभी ना, 1 मिनट देना मेरे को प्लीज, है ना, मैं जस्ट आ रहा हूं।
सॉरी गाइस, माफी चाहता हूं मैं। चलिए, तो देखा अगर हम बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट क्या था, सबसे पहले यहां पर आया था आपका यहां पर किसकी बात चल रही थी यार, हाँ, रेनफेड फार्मिंग के अंदर जब हम बात करते हैं किसकी, टिलेज की, है ना। तो रेनफेड फार्मिंग में जब टिलेज वर्ड यूज करते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, जो आपका क्रॉप का रेजिड्यू होता है वो हमारा क्या करते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं सोइल के अंदर, जिससे क्या हो, आपका सोइल के अंदर प्रॉपरली हम क्या कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, है ना। तो यहां पर अगला है आपका इंप्रूवमेंट ऑफ टिल्थ, इंप्रूवमेंट ऑफ टिल्थ। टिल्थ को इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है कि सोइल के अंदर टिल्थ क्या होती है, फिजिकल कंडीशन होती है ना। फिजिकल कंडीशन बुरी भी हो सकती है, फिजिकल कंडीशन अच्छी भी हो सकती है, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना और गुड टिल्थ क्रिएट करना, ये हमारा क्या होता है, टिलेज का मेन पर्पस होता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला आपका है सोइल एरेशन। मैंने अभी बताया था आपको, प्रोवाइडिंग ऑफ फूड। ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये कुछ ऐसा है कि कई बार सोइल कॉम्पैक्ट हो जाती है और सोइल कॉम्पैक्ट होने के बाद उससे न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली नहीं मिल पाते हैं, यस और नो। तो इसके लिए हमें सोइल को क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है, और उसी की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोवाइडिंग फूड सीड। नेक्स्ट आपका यहां पर है प्रिपेयरिंग फाइन सरफेस फॉर सीडिंग ऑपरेशन। डेफिनेटली फाइन ऑपरेशन हम कर ही देते हैं, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, और इनकॉर्पोरेशन ये भी हो जाएगा, इंसेक्ट कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्कीम एंड मिशन। जिस प्रकार से अभी आपके स्कीम पढ़े थे उसी प्रकार से ये जो आपका कई बार क्वेश्चन यहां से क्या आता है कि कौन सी स्कीम जो है वो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर में आती है, या कौन सी स्कीम आपकी सब स्कीम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर में। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो आपका यहां पर रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, सब मिशन फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल लैंड यूज सर्वे, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, एंड आपका नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सारी ही कहीं ना कहीं स्कीम किसके अंडर में आती है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हम आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। डेफिनेटली अभी तक का आपका इतना, और सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है वो आगे हम जानते हैं। उसके बाद आपका यहां पर अगला आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसके 3 कंपोनेंट है। देखो डियर, जैसे हम लोग कल आपका यहां पर डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में, सिंचाई के बारे में, इरिगेशन के बारे में। अब मैं नहीं जानता कि इरिगेशन के बारे में आने वाले टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन 5 मिनट का टॉपिक है, अगर हम उसको पढ़कर चले जाएंगे तो शायद हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कर सके, नहीं किया तो फिर पूरा छूट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक बार इसको क्या कर लें, नजर में से निकाल लें, आपके एग्जाम में हो सकता है इससे आए या ना भी आए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली हम 3 ऑब्जेक्टिव या 3 आपके यहां पर क्या मानते हैं, प्रोसेस मानते हैं, कंपोनेंट मानते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर बात करें तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसका पहला कंपोनेंट ये होता है जो आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। आप सब लोग जानते हो इंडिया के अंदर इरिगेशन एरिया को इंक्रीज करने के लिए बनाई गई है। क्यों? क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में 51% एरिया हमारा क्या है, रेनफेड है। तो इरिगेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा, और डेफिनेटली वही स्कीम हमारी यहां पर ये है। इसके अंदर में 3 कंपोनेंट आता है। पहला कंपोनेंट आपका है जो है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि जो इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने जाना होगा यहां पर जैसे मान के चलिए आपका फील्ड है, उसके अंदर आप इरिगेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, और आपने प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर दिया कि भाई 2000 हेक्टेयर एरिया को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। डेफिनेटली प्रोग्राम चलते रहते हैं, आपको पता है सालों साल तक, लेकिन प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसके लिए हम लोग क्या करना है, अब इस प्रोग्राम को एक्सेलरेट करना है। आपकी गाड़ी के अंदर एक्सेलेरेटर होता है कि नहीं होता, वो क्या काम करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। डेफिनेटली उसको जैसे ही दबाएंगे वो क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज करेगा। एक्सेलेरेटर का काम यही होता है। तो वही बात यहां पर है कि हमारे प्रोग्राम को हमने क्या करना है, एक्सेलरेट करना है, स्पीड अप करना है। समझ में आया? दूसरा, हर खेत को पानी, जो इसका कंपोनेंट है। और तीसरा, हमारा हर खेत को पानी, तो समझते हो ना, इसका मतलब तो भी हर एक फील्ड के अंदर पानी पहुंचाना नेसेसरी है। और नेक्स्ट आपका है वाटरशेड। वाटरशेड एरिया को इंप्रूव करना, हमने अभी देखा कि वाटरशेड का मतलब क्या होता है। और अगला हमारा यहां पर है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इस कंपोनेंट के अंडर में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर कि जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट है ये किसके अंडर में चलाया जाता है, तो नाबार्ड के अंडर में चलाया जाता है। किसके अंडर में चलाया जाता है, ये नाबार्ड के अंडर में। और इसके लिए माइक्रो इरिगेशन फंड भी आपका दिया जा चुका है। कौन सा फंड? माइक्रो इरिगेशन फंड।
पहले ये 5,000 करोड़ था, लेकिन इस बार बजट में 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिया गया, टोटल कितना हो गया 10,000 करोड़ रुपए फंड हो गया। समझ में आ गई? यस और नो? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कॉन्टिजेंसी प्लान, ठीक है। एग्रीकल्चर कॉन्टिजेंसी प्लान, इसका मतलब क्या होता है? देखो डियर, आप लोगों ने देखा होगा कई बार आपके फील्ड जो होते हैं, कई एरिया ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी कम होता है, जैसे राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन वहां पर फूड भी क्या होता है, फिर नहीं ग्रो हो पाता, और फूड ग्रो नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली मॉल न्यूट्रिशन की समस्या आएगी, गरीब लोग जो होंगे या फिर जो लोग वहां पर रहते हैं उनको फूड प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए क्रीडा, आपने नाम सुना होगा क्रीडा का, यस और नो? एक आपका क्रीडा है, एक आपका इक्रीसेट है, ठीक है। तो जो आपका क्रीडा है और इक्रीसेट है, दोनों का ही हेडक्वार्टर कहां है? आर यू श्योर? क्रीडा का हेडक्वार्टर हैदराबाद में? क्रीडा का जो है एलोपा सीरिया में है। कहां पे है? एलोपा सीरिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वहां पर इसके बारे में रिसर्च की जाती है, किसके ऊपर? ड्राईलैंड एरिया के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो आपका, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आईसीआर जो है वो इसके कोलैबोरेशन में काम करता है। एक्चुअल में क्या है? सीजीआईआर के बारे में आपने सुना होगा, CGIAR, कंसोर्टियम ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए है। ये क्या है आपका? एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर में 15 मेन इंस्टीट्यूट आता है, और उसमें से आईसीआर भी एक आपका पार्ट है। समझ में आया? तो उनके सभी के साथ आईसीआर कोलैबोरेशन में है, और उनमें से एक आपका क्या है? क्रीडा है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। देखो क्रीडा की अगर हम बात करेंगे, एक आपका क्रीडा है और एक आपका यहां पर इक्रीसेट है, और एक और है जो एलोपा सीरिया के अंदर, उसका नाम है इकार्डा। वेरी गुड, इकार्डा। तो ये क्रीडा भी और इक्रीसेट भी, दोनों का हेडक्वार्टर हैदराबाद ही है, लेकिन जो आपका इकार्डा है ना, जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहां है? ये एलोपा सीरिया में है। समझ में आया? जो आपका क्रीडा और आपका जो यहां पर इक्रीसेट है, दोनों का हेडक्वार्टर कहां है? हैदराबाद में है। लेकिन जो आपका इकार्डा है उसका हेडक्वार्टर कहां है आपका? वो एलोपा सीरिया के अंदर है, ठीक है। तो इकार्डा जो है वो आपका सीजीआईआर का पार्ट है, और आपका आईसीआर भी क्या है? सीजीआईआर का पार्ट है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जब रिसर्च होती है तो वो इसके साथ मिलकर काम करता है, लेकिन नेशनल लेवल पर जो रिसर्च होती है वो क्रीडा और इक्रीसेट दोनों आपस में क्या करते हैं? आपके मिलके वर्क करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर या जो मेजर प्रॉब्लम आपकी ड्राईलैंड की आ रही है उसको जो है रिमूव करने की बातें कर रहे हैं। तो उसी के लिए ये क्या प्लान है आपका? कॉन्टीजेंसी प्लान, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है उनको टैकल करने के लिए कैसे टैकल किया जाए, कैसे उनको इंप्रूव किया जाए, कैसे लैंड के अंदर जो इरोजन हो रहा है उसको रोका जाए, कैसे आपकी जो सोइल की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाए, कैसे बिना वाटर के भी पानी आपका जो प्रोवाइड करवाया जाए। जैसे आप लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं यहां पर आपके राजस्थान की, तो राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपका आजकल ना जेल सी वो एक आ चुकी है, आपने सुना होगा, जो जेल टेबलेट्स के नाम से नाम कुछ आती है, हाइड्रोजेल, है ना। तो ये हाइड्रोजेल जो होती है वो क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और धीरे 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 वाटर को क्या करती रहती है? रिलीज करती रहती है। जैसे ही बारिश आएगी ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, पानी इकट्ठा कर लेगी, और धीरे धीरे सोइल में क्या करती रहेगी? रिलीज करती रहेगी, जिससे क्या होगा? जो प्लांट होगा उसको पानी अवेलेबल लॉन्ग टाइम तक रहेगा। समझ में आ गया? तो ऐसी ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एक राजस्थान के अंदर पर्सन है जो फ्रूट के जो आपका पल्प होता है, जैसे जूस निकालने के बाद पल्प बच जाता है ना, उसको यूज करता है, और उसको रूट के अंदर, जो आपकी प्लांट की रूट होती है उनके अंदर अप्लाई कर देता है, जिससे वहां पर लॉन्ग टर्म तक मॉइस्चर क्या रहता है? प्रिजर्व रहता है, रिजर्व रहता है, और उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं सोइल की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, तो ये हमारा क्या था यहां तक आपका जो है कॉन्टिजेंसी प्लान। और नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये वो अथॉरिटी है जो इंडिया के अंदर जो आपका मेजर प्रॉब्लम हो रही है आपके वाटर से रिलेटेड, उनको सही करना और उनको इंप्रूव करना। जैसे सभी चीजें देख सकते हो, इनके अंदर सबसे पहले है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट, मतलब आपका नॉलेज प्रोवाइड करवाना और टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। क्योंकि आपको पता है, जैसे मान के चलिए मैं फार्मर हूं, मेरे को नॉलेज है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या काम आएगी? नो। लेकिन मेरे को टेक्नोलॉजी मेरे पास है लेकिन नॉलेज नहीं है उसको चलाने के लिए, तक काम आएगी? नो। तो दोनों ही चीजें यहां पर प्रोवाइड करवाना। दूसरा है फॉर्मुलेटिंग एंड एडवोकेटिंग पॉलिसी एंड रोड मैप, मतलब क्या बिना आपके वे के क्या आप लोग वैसे ही इंप्रूवमेंट कर सकते हो कि लॉजिकली जाके देखोगे भी इंडिया तो आपका सब कुछ फ्री हो गया है ना, डेजर्ट फ्री हो गया, आपका ड्रोट फ्री हो गया, ऐसा हो सकता है?
नो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रोड मैप क्रिएट करना पड़ेगा, एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। तो वो कौन तैयार करता है, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। नेक्स्ट है आपका रैशनलाइजिंग गाइडलाइन। मतलब कई बार गाइडलाइन क्या होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है, रिजिड होती है। रिजिड का मतलब समझते हो, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई सीधी सी बात है, यहां पर नदी बनेगी यहीं पर बनेगी, यहां पर तालाब बनेगा यहीं बनेगा। तो कई बार क्या होता है, उस गांव का, उस विलेज का, उस शहर का जो कंडीशन है उसको देखते हुए हमें उसको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसको स्कीम को देखना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर किसी एरिया में इरिगेशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो वहां पर हमें ज्यादा वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा एरिया को भी फोकस करना पड़ेगा ताकि सभी के अंदर प्रॉपर लेवल पर हम क्या कर सकें, इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सके। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है आपका यहां पर प्रायोरिटाइजिंग रेनफेड एरिया। क्या करना, हमारा जो रेनफेड एरिया है उनको क्या करना, प्रायोरिटाइज करना, उनको मतलब ज्यादातर फोकस पहले करना, बाकी एरिया को बाद में करना। समझ में आया, प्रायोरिटी उनको देना। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस जनरेशन, सेम बात आ चुकी है स्किल डेवलपमेंट वाली। आइडेंटिफाई रिसर्च गैप एंड प्रमोटिंग स्टडी, यानी कि जिस एरिया में अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, कारण क्या रहा, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है उस एरिया में, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, नई रिसर्च को डेवलप करना। एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि एग्रीकल्चर और जो आपका मेनली जो उस एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है, उसको क्या करना, रोकना। जैसे प्रेजेंट टाइम में जीएम क्रॉप है, तो जीएम क्रॉप कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर क्या कर रही है, आने वाले टाइम में बायोडाइवर्सिटी को लॉस ही तो कर रही है। यस और नो। जीएम क्रॉप जो है, आप सब लोगों को बताया था एक दिन, मैंने पहले भी बताया था ना, प्रेजेंट में इंडिया में एक ही क्या है, आपकी जीएम क्रॉप अलाउड है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 20+ ऐसी क्रॉप है जिनको रिसर्च के लिए आपका एप्लीकेबल किया गया है। 20 क्रॉप ऐसी हैं इंडिया के अंदर जो कि रिसर्च बेसिस पे चल रही हैं। और जैसे अगर राइस की बात करते हैं तो राइस के अंदर, इंडिया के अंदर जीएम क्रॉप ग्रो करना अलाउड नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, आपके इंडिया से राइस एक्सपोर्ट हुआ था दुबई के अंदर अभी 2021 में, अभी ठीक है। और सारा का सारा जब वो एक्सपोज हुआ, तो एक्सपोज होने के बाद इंडिया की एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में यूएई भेजा गया था दुबई के अंदर, है ना, और वहां पर इस चीज का पता लग गया, डेफिनेटली पता तो लग ही जाता है। और जैसे ही ये रिवेल हुआ, अभी पूरी की पूरी वो कहते हैं ना, थू थू करवा दी पूरी, तो वो थू थू हुई पड़ी अभी, है ना। तो प्रेजेंट टाइम में ये हालात है। लेकिन हम इंडिया वाले ग्रो नहीं करते हैं, उन्होंने बहाना दिया था, उन्होंने हवाला दिया था कि हम लोग तो गोवा इसको ग्रो करते ही नहीं है, ये तो जस्ट वैसे ही ग्रो करवाई गई थी, उसके बीच में भेज दी गई है ना। तो ऐसा कुछ है। तो प्रेजेंट टाइम में ये कहानियां चल रही है हमारे इंडिया के अंदर, और डेफिनेटली वो वापिस आया है, तो कौन खाएगा। ठीक है, चलिए वापिस आते हैं, कलेक्शन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हमारा क्या है, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, मतलब प्रॉपर मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना। ठीक है, चलिए और कौन खाएगा, बाहर तुम ही रहते हो, पैकिंग करके तुम्हारे लिए ही तो आएगा वो। ठीक है, घर पे रहते हैं वो तो घर वाले अलग यूज कर लेते हैं, है ना, मोस्टली। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, बासमती के चक्कर में, वो सारा बासमती राइस है, आपको पता होना चाहिए, सारा का सारा बासमती राइस है, और हम बासमती सबसे ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सारा का सारा जो जीएम बाहर गया था वो बासमती ही था, सारा का सारा वापिस आ चुका है, और डेफिनेटली वापिस आया है तो कहीं फेंका नहीं जाएगा उसको। उसको मॉल न्यूट्रिशन की समस्या को पूरा करने के लिए आपको ही दिया जाएगा, जो आपके अंदर पूरी नहीं हुई अभी तक, है ना। नेक्स्ट आपका है, डेफिनेटली प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा एरिया है हमारा और इरिगेशन की मेजर प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने क्या सोचा था, मतलब ड्राईलैंड एरिया, मतलब टॉपिक छोटा सा ही है क्या, है निकल जाएगा नींद नींद में, है ना। देखो भाई ऐसे नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, एक चीज के साथ बहुत सारी चीजें रिलेट होती हैं, उन रिलेशन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे ना, तभी तो दिक्कत हो रही है। वाटर शेड टॉपिक जैसे ही आता है, बहुत छोटा सा नाम आ जाता है, ड्राईलैंड एरिया जैसे ही सुनते हो, अरे यार कर लेंगे, कर लो फिर, है ना। वही दिक्कत है, टॉपिक क्या बोला, उतना ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। है ना, बारिश उतनी आती है कि बारिश हो गई 750 750, है ना, और कुछ नहीं आता दिमाग में। और उतना सारा कुछ इसी का है, ये इसी से एसोसिएटेड है, वाटर शेड इसी से एसोसिएटेड है, वाटर कंजर्वेशन इसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये सारी बातें इसी से एसोसिएट आते हैं, है ना। तो वाटर शेड जो एरिया है वो इसी से आ जाता है, पूरा का पूरा हमें समझना पड़ेगा, केवल एक बात नहीं होती है। तो इसीलिए बोलता हूं कि जब हम लोग बोल देते हैं ना, कई बार मेरे पास आते भी हैं, ऐसी महान आत्माएं कई आती हैं, आते ही बोलते हैं सर एग्रीकल्चर क्या है, मुझे आती है, बस मेरे को थोड़ा सा बस वो टाइम पास सा करना है। मैं कहा अच्छा भाई, और क्लास में आने के बाद वो दिखते भी नहीं होते मेरे को मैं पूछता होता हूँ, अरे भाई बता तो दो कहाँ हो तुम। ठीक है, वो कहीं नहीं दिखते हैं मेरे को, मैं उनको ढूंढता होता हूँ बार बार कि भाई बता तो दो,
आप निकलो तो सही। क्यों? क्योंकि रीजन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होता है डेफिनेटली, लेकिन आपने उसके ऊपर उतना नहीं पढ़ा होता, आपने उसको एग्जाम के कंपटीशन लेवल से नहीं पढ़ा होता। जब हम नॉर्मल बोलते हैं किसी को पढ़ाना होगा, अगर बीएससी वाले को गोली देनी होगी तो 2 मिनट में दे दो चाहिए इसकी, ठीक है, देने को आपको ही दे देता, मैं बोल देता ड्राईलैंड हो गया आपका। तो क्या आप लोग मानते नहीं इस बात को? डेफिनेटली अगर मैं उतना बता देता ना आपको, ये एक टेबल दिखा देता, गारंटी देता हूं उसी टाइम आप मान लेते वो टेबल के अंदर ही, हाँ यार बस ये बता दिया ना, पता नहीं कौन सी महाभारत बता दी, ऐसा ही तो होता है ना। पता नहीं आज ये टेबल करवा दिए, ये टेबल तो हमने देखा ही नहीं था कभी। तो ये रीजन होता है, हम लोग जब तक इसको नहीं समझेंगे ना, ये टेबल देखते ही आप लोग क्या बोलते हैं कि हाँ हो गया, अरे कमाल है, मैं तो पता ही नहीं था विंड इरोजन वाटर इरोजन ये बात तो नहीं आ गई, हर एक टेबल के भी यहाँ पर पूरा ड्राईलैंड हो जाता। लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आ जाए वो ना तो मैं जानता हूं ना आप जानते हो। इसलिए आपसे बार बार बोलता हूं कि क्लास को रेगुलर लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर क्लास नहीं लगाई ना तो आप लोग पता है क्या देखोगे, ये अच्छा ये स्लाइड दी हुई है, इसमें ये देखा, अच्छा ये है ना, ये ड्राईलैंड वाला टॉपिक तो हो गया है ना, ये पढ़ते ही ड्राईलैंड आपका हो जाएगा। उसके बाद ना तो आप ऊपर देखोगे ना नीचे देखोगे। क्यों? क्योंकि ले ये टेबल में सब कुछ दिया मेरे को पता है अब तो, है ना। फिर इसी के बिहाफ पर हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आधी अधूरी नॉलेज होना, ठीक है। और जब तक ये चीजें रहती है तभी तक दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार मेरे को सब कुछ पता है, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों से, अभी भी अगर मैं फिजियोलॉजी का पोर्शन निकाल के बैठ जाऊं तो मेरे को आधी फिजियोलॉजी छोड़ो, मतलब फिजियोलॉजी का 1% पार्ट भी नहीं आता, मतलब इसके साथ एसोसिएशन में बात करता हूं तुम्हें, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इसको मैं क्यों बोलता हूं बार बार, इसके ऊपर क्यों इतना अच्छे से पता है इन चीजों के बारे में। तो रेगुलरली जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, वो जो आपके ब्रिज सर है ना, मैं आपकी उनकी क्लास लगवाऊंगा, एक फिजियोलॉजी की एक या दो क्लास आपकी लगवाऊंगा डेफिनेटली, मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, ठीक है। वो ऑनलाइन ही लगाएंगे आपकी सभी की क्लास, लेकिन डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि 100% वो ऑफलाइन में भी आ जाएं, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में नहीं आ सके तो ऑनलाइन में आपकी क्लास पक्का लगेगी, ये वादा आपसे कर सकता हूं। तब आप सोच के देखना कि उनका नॉलेज लेवल कितना है। अरे रूबी, तो आगे आपका इस पे आ जाते हैं, मतलब ट्रांसपीरेशन वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर लॉस कैसे होता है आपका और लॉस को बचाते कैसे हैं। देखो जब आपका ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का लॉस होना। वाटर जब लॉस होता है तो आप सब लोग जानते हो सबसे ज्यादा आपका एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि जहां पर टेम्परेचर मॉइस्चर कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, एरिड एरिया होगा, तो डेफिनेटली मॉइस्चर वहां से क्या होगा, ज्यादा इवेपोरेट होगा, है ना। और दूसरा जो फील्ड के अंदर प्लांट होंगे, प्लांट से वाटर भी इवेपोरेट आपका ज्यादा होगा, इवेपोरेट ट्रांसपीरेट ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि प्लांट आपका ह्यूमिडिटी अगर एनवायरनमेंट में कम है तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बाहर पानी को निकालता है। आपकी बॉडी भी तो पसीना निकालती है, सेम वैसे ही आपके प्लांट के अंदर होता है, उसके लीफ से, स्टोमेटा से पानी बाहर आएगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा, रेगुलेट होगा। समझ में आई मैंने क्या बोला? दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं यहां पर आपके मल्चिंग के बारे में, एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में, विंड ब्रेक के बारे में, तो ये हमारे क्या करते हैं आपके यहाँ पर ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मल्चिंग को पढ़ता हूं अभी, लेकिन उससे पहले हमारा वर्ड क्या आ गया यहाँ पर, एंटी ट्रांसपेरेंट। आपने सुना होगा एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, स्टोमेटा क्लोजिंग हो जाएंगे, यस और नो, आपका वैक्स कवरिंग हो जाएगा, यस और नो, है ना। तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को क्या कर दे, रोक दे, ठीक है। उसके बाद आते हैं विंड ब्रेक। विंड ब्रेक क्या होते हैं, आपके प्लांट, आपको याद होंगे, प्लांट या फिर कोई दीवार भी अगर बना दी जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड ब्रेक बोलते हैं। और वीड कंट्रोल, क्योंकि वीड क्या कर देते हैं, मॉइस्चर को आपका खींच लेते हैं, तो वीड को क्या कर देंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पर है, ट्रांसपिरेशन लॉस को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक रहेगी। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर मल्चिंग। देखो डियर, मल्चिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दो मल्चिंग आपके सामने पहले आई है, एक सोयल मल्चिंग या डस्ट मल्चिंग जिसे बोल देते हो, और दूसरा आपका है स्टबल मल्चिंग। देखो जैसे ही आप लोगों के सामने मल्चिंग बोलता हूं तो आप लोग एक ही बात बोलते हो कि यार प्लांट रेजिड्यू को कवर कर देना या फिर आपका सीड कवर कर देना। समझ में आ गया? आपके दिमाग में दो ही बात आती है, लेकिन यहां पर एग्जाम में कई बार इस मल्चिंग से क्वेश्चन आ चुके हैं। एक सोयल मल्चिंग बोल दो या डस्ट मल्चिंग बोल दो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोयल को क्या करना,
मिक्स करना, सोइल को आपका टिलेज करना। बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा भाई, जो आपका सोइल के सरफेस के ऊपर पानी आता था वो बह के चला जाता था, और जिसकी वजह से जो नीचे की सरफेस सोइल होती थी वहां पर वाटर आपका नहीं पहुंच पाता था। तो हार्ड पैन को ब्रेक डाउन करने से क्या होगा, वाटर आपका परकोलेट करेगा और लॉन्ग टाइम तक वहां पर वाटर आपका अवेलेबल रहेगा। और ये डेफिनेटली वही सोइल में किया जाएगा जो हार्ड होती है। तो सैंडी सोइल हार्ड होती है, क्ले सोइल हार्ड होती है, क्ले सोइल हार्ड होती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सोइल मल्चिंग या डस्ट मल्चिंग जो रिक्वायर्ड है वो किस टाइप की सोइल के अंदर रिक्वायर्ड होती है, किस टेक्सचर के अंदर रिक्वायर्ड होती है, तो वो आपकी क्ले सोइल के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन कैसे आएगा इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा हमारा यहां पर है स्टबल मल्चिंग। स्टबल मल्चिंग का मतलब क्या होता है, जो प्लांट का रेजिड्यू या प्लांट का जो स्टबल बच चुका है उसको वहां पर क्या है एज इट इज। देखो अब स्टबल मल्चिंग आप लोग यूज करते हो राइस के अंदर प्रेजेंट टाइम में, यस और नो? वो क्या करता है, लॉन्ग टाइम तक सोइल को होल्ड करके रखता है और वहां पर जो मॉइस्चर होता है उसको भी आपका अवेल करवाता है नेक्स्ट क्रॉप को। समझ में आ गया? तो वो हमारा क्या होता है, स्टबल मल्चिंग। तो डिपेंड करेगा उसको हम प्लांट का रेजिड्यू को सोइल के ऊपर कवर कर रहे हैं, सोइल के अंदर मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सोइल के टाइप के ऊपर। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, यस और नो? अरे भाई यस और नो, है ना? तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका अगला पार्ट यहां पर है टाइप ऑफ मल्चिंग। टाइप ऑफ मल्चिंग, देखो डियर, टाइप ऑफ मल्चिंग की जब भी हम लोग बात करेंगे यहां पर तो सबसे पहले सोइल मल्चिंग या डस्ट मल्चिंग मैंने बता दिया। ठीक है, सोइल को क्या करना होता है, लूज करना होता है। स्टबल मल्चिंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रो मल्चिंग। स्ट्रो मल्चिंग कुछ भी नहीं होता, जो आपके राइस के रेजिड्यू का जो स्ट्रो बच जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, स्ट्रो ही बोलते हो, है ना? तो वो आपका सोइल के ऊपर कवर कर देना, जिससे क्या होगा, लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ेगी और मॉइस्चर डायरेक्टली आपका लॉस नहीं होगा। समझ में आ गया? सोइल का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो डेफिनेटली वहां पर वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, और वाटर इवेपोरेट नहीं होगा तो ये मल्चिंग का काम करेगा। देखो ये रहा, ये आपका स्ट्रो क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लास्टिक मल्चिंग। ये प्लास्टिक की शीट आप लोग क्या करते हो, यूज करते हो। प्लास्टिक की शीट आप लोग क्या करते हो, यूज करते हो। आपने देखा होगा आपकी व्हाइट शीट यूज करते हो, ब्लैक शीट यूज करते हो, लेकिन याद रखना जब भी मल्चिंग करेंगे तो मल्चिंग में हम लोग यहां पर सबसे जो इफेक्टिव है उसे हम यूज करते हैं ब्लैक मल्चिंग। ठीक है, तो बताओ कौन सी यूज करते हैं? आर यू श्योर? कैसे यूज करेंगे बताओ? मल्चिंग के लिए वाइट कैसे यूज करेंगे, यही तो दिक्कत है। मैं आपको हर बार ना बुलवाता हूं और इस बार आपका हाँ बोल गया खुद ही। ब्लैक मल्चिंग आपका होगा यहाँ पर, व्हाइट नहीं होगा। व्हाइट मैंने उस दिन भी समझाया था, सॉइल सोलराइजेशन के लिए उसको यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? सॉइल के सोलराइजेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि व्हाइट शीट के नीचे आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको किस शीट के नीचे देखने को मिलेगा तो कौन सी शीट होगी? क्या होगा? ठीक है, रेड से ज्यादा व्हाइट। ठीक है, रेड से ज्यादा व्हाइट, इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसके नीचे नोट किया जाता है, तो रेड के नीचे नोट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनो। इंपॉर्टेंट ये है कि मल्चिंग का मतलब क्या होता है, सोइल के मॉइस्चर को क्या करना, कंजर्व करना। क्योंकि व्हाइट को अगर यूज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो व्हाट, अब देखो इसके अंदर कई बार सुनने को मिलता है कि व्हाइट शीट को यूज करने से, मैं बताता हूं, रुक जाओ एक बार, सारी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी, केवल 10 मिनट मुझे दे दो, तब आपकी जाकर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इतना वादा करता हूं। पहले सुन लो अच्छे से मल्चिंग का। देखो मल्चिंग की जब भी हम बात करेंगे यहां पर, तो मल्चिंग की कहानी क्या होती है। मल्चिंग का मतलब ये होता है कि सोइल के सरफेस को क्या करना, ये यहां पर नहीं, यहां पर चलते हैं, नई सीट निकालते हैं। चलो भाई, देखो भाई, सब लोग जानते हो अच्छे से कि ये फील्ड है और इस फील्ड को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, यस और नो? इसको कवर करने के बाद अब आपकी, हमने शीट को ज्यादातर यूज करते हैं या तो व्हाइट या फिर ब्लैक।
व्हाइट को कब यूज करना चाहिए और ब्लैक को कब यूज करना चाहिए, ये दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट है। इसको भी मल्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। मैंने इसका नाम इसके लिए लिया क्योंकि ये काफी ज्यादा किया जाता है और इंपॉर्टेंट भी है। क्यों करते हैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके व्हाइट मल्चिंग की, इसके नीचे टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टोर किया जाता है। क्योंकि देखो रेड का तो हम नाम ही नहीं लेते, रेड को तो हम यूज ही नहीं करते हैं। यूज किसको करते हैं, या तो व्हाइट या फिर ब्लैक। तो टेम्परेचर नोट किसके अंदर करेंगे हम, व्हाइट के अंदर। एक बात बताओ, जब कोई चीज टेम्परेचर यानी कि रेज होता है, जैसे मान के चलिए आपने सोइल के अंदर टेम्परेचर रेज करने लग गए, तो नीचे का पानी जो होगा, जब सोइल आपकी गर्म होगी, सोइल आपकी हीट होगी, तो उसके अंदर जो पानी होगा वो इवेपोरेट होकर ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर पानी वो इवेपोरेट होकर ऊपर आएगा तो क्या अपने साथ वो सोल्ट लेकर आएगा कि नहीं आएगा। सुनो, वेपराइज फॉर्म में आ रहा है, इवेपोरेट होकर लेके आएगा कि नहीं आएगा। अरे वेपराइजेशन फॉर्म में आ रहा है पानी, आएगा। आपने देखा होगा कई बार आपका जैसे मान के चलिए, मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं यहां पर। आपने ना जो है जब खाना बनाते हो तो कुकर देखते हो, ठीक है। कुकर के अंदर कभी भी करना है काम करना, नीचे रख देना पूरा का पूरा पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देना। कभी भी देखना उसके अंदर पानी जब आपका बॉयल होकर उसमें से भाप निकलेगी, तो भाप आपका उसके साथ येलोपन जो होगा वो भी पूरा का पूरा ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। पानी ऊपर नहीं आया था लेकिन वेपर ऊपर आई थी, तो अपने साथ में वो क्या करके लेके आती है, सोल्ट को साथ में लेके आती है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि जब भी हमारा जो सेलाइन सोइल होगी, उस सेलाइन सोइल में हम कभी भी व्हाइट सीड को एज ए मल्चिंग की फॉर्म में यूज नहीं करेंगे और ना ही उसको एज ए सोइल सोलराइजेशन के लिए यूज करेंगे। दोनों ही चीजें ध्यान रखना कि व्हाइट सीड को कहां यूज नहीं किया जाता, जहां पर सोइल क्या होती है, सेलाइन होती है। क्योंकि रीजन क्या होगा, ये और सेलाइन कर देगी, और अगर सेलाइन ज्यादा होगी, सेलिनिटी ज्यादा होगी, तो क्या हमारा प्लांट आगे ग्रो कर पाएगा, नो। उसके प्लांट का जो नीचे का क्राउन होगा वो खराब हो जाएगा, रूट नहीं खराब हो जाएगी, या फिर वो सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। सीड जर्मिनेट क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है सेलाइन कंडीशन में कभी भी सीड जर्मिनेशन नहीं होता है। समझ में आ गई ये बात आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लैक सीड की, ठीक है। देखो ब्लैक सीड आपकी क्या होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर जानते हैं अच्छे से कि हमारी जो ब्लैक सीड होती है इसके अंदर आपका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कॉन्सेप्ट कि ये हीट को एब्जॉर्ब तो करता है बट ट्रांसमिट नहीं करता, लेकिन व्हाइट क्या कर देता है, हीट को ट्रांसमिट कर देता है। तो इसीलिए यहां पर हमारा ट्रांसमिशन ज्यादा होने के कारण इसमें टेम्परेचर रेज होता है और इसमें टेम्परेचर रेज नहीं होता है। तो टेम्परेचर यहां पर राइज नहीं होगा, तो डेफिनेटली इसको खासकर उस एरिया में यूज किया जाता है जहां पर आपका विंटर या समर सीजन होता है ज्यादा। क्यों, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर नीचे का रहेगा, ऊपर का टेम्परेचर अलग रहेगा, ठीक है। तो सर्दियों में भी इसलिए यूज करते हैं ताकि ऊपर की जो ठंड है, आपकी कूल सीजन है, तो वो ठंड आपका जो है ज्यादा इफेक्ट ना कर सके नीचे के एरिया को। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर है ब्लैक सीड को यूज करते हैं एज ए मल्चिंग के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। अब इसके साथ आपकी जो है डबल साइडेड सीट आजकल आ चुकी हैं, थोड़ा सा बेनिफिशियल इफेक्ट देखने के लिए, ठीक है। और उसमें खासकर जब यूज करते हैं तो जैसे आपका सिल्वर ब्लैक होती है, या सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो सिल्वर ब्लैक सीट यूज की जाती है। सबसे ज्यादा सीट कौन सी यूज की जाती है, सिल्वर ब्लैक, ठीक है। क्योंकि वो क्या करती है, सोयल को कूल भी रखती है और साथ में सोयल के अंदर मॉइस्चर जो है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। समझ में आ गई। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज्यादा कौन सी यूज की जा रही है, सिल्वर ब्लैक। इसके अलावा और भी होती है, जैसे आपकी अगर हम बात करें तो गोल्डन में आती है एक आपकी, एक मिनट रुकना, डबल साइडेड सीट के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ था, एक मिनट रुको। लिख लो जल्दी से। तो ये आपकी डबल साइडेड जो सीट होती है ना, एक साइड से कलर अलग और एक साइड से कलर अलग, है ना। तो सबसे पहले लिखो येलो ब्लैक, सबसे पहले लिखो येलो ब्लैक। ये किसके लिए यूज होती है, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए यूज होती है। इनके पर्पस अगर पूछ ले कई बार तो आप लोग आंसर कर देना, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। दूसरी आपकी है येलो ब्राउन,
येलो, ब्राउन। ये किसके लिए यूज करते हैं? व्हाइट फ्लाई को ट्रैप करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? व्हाइट फ्लाई को ट्रैप करने के लिए। तीसरा यहां पर आंसर क्या आएगा? सॉरी, व्हाइट ब्लैक। तीसरा क्या यहां पर है? व्हाइट ब्लैक। इसको हम सोइल को कूल करने के लिए यूज करते हैं, व्हाइट ब्लैक। इसका देखो कैसे रखेगा, व्हाइट वाला ये जो पोर्शन होता है ये ज्यादातर नीचे रखते हैं। किस साइड रखते हैं? नीचे की साइड रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो व्हाइट ब्लैक, ब्लैक ऊपर रहेगा तो क्या करेगा, ये ट्रांसमिट नहीं करने देगा, और नीचे अगर व्हाइट है आपका तो डेफिनेटली वो क्या है आपका, वहां पर पूरा कंट्रोल करने का काम करेगा। तो डेफिनेटली इसी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ताकि सोइल क्या रहे आपकी, कूल रहे। सोइल क्या रहे आपकी, कूल रहे। ठीक है। फोर्थ, रेड ब्लैक। ठीक है, रेड ब्लैक जो है वो सुगर केन के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि जो आपकी सुगर केन की क्रॉप है उसमें किस टाइप का आप लोग जो है डबल साइडेड यूज करोगे, तो आपका कौन सा होगा, रेड ब्लैक। ठीक है, इससे शुगर कंटेंट भी इंक्रीज होगा और लेंथ भी शुगर केन की क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद आपका यहां पर है रेनफेड एरिया के लिए। जो आपका रेनफेड एरिया होता है जहां पर पानी ज्यादा आता है, बारिश ज्यादा आती है, तो डेफिनेटली बारिश ज्यादा आएगी तो क्या होगा, पानी कलेक्ट हो जाएगा सारा का सारा उसके ऊपर, यस और नो। और पानी अगर उसके ऊपर कलेक्ट हो गया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए उसके अंदर परफोरेटेड आपके जो सीट होती है उनको यूज करते हैं। परफोरेटेड सीट कैसी होती है, ये सीट आपकी ऐसी होती है, उसमें क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपकी कौन सी शीट यूज करोगे यहाँ पे, परफोरेटेड, जिसके अंदर आपके होल्स होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आता है क्ले सोइल के लिए। ठीक है, क्ले के लिए कौन सी सोइल मल्चिंग बताई थी मैंने आपको, सोइल मल्चिंग बताई थी मैंने, डस्ट मल्चिंग या सोइल मल्चिंग। व्हाइट को कहां यूज करते हो, सोइल सोलराइजेशन के लिए। ठीक है, चलिए भाई, सिल्वर ब्लैक, व्हाइट ब्लैक दोनों एक ही बात होती है, लेकिन सिल्वर ब्लैक भी यूज करते हैं आजकल, सिल्वर ब्लैक खासी ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, ये सीड जो किसकी बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। ठीक है, पीवीसी, ये राजी आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ। ठीक है, ये रहे टू साइडेड आपके कलर, ब्लैक, क्लियर। ये फोटो डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ये सीट आपकी आने लगी है आजकल। फोटो डिग्रेडेबल मतलब लाइट की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। क्योंकि अगर प्लास्टिक हम डिग्रेड नहीं होगा तो क्या होगा, वो हार्मफुल हो जाएगा एग्रीकल्चर के लिए। तो इसलिए लिए आजकल कौन सी सीट आने लगी, फोटो या फिर बायोडिग्रेडेबल सीट। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जल्दी से लिखना भाई। बेस्ट मल्चिंग आपका यहां पर मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, देखो सबसे बेस्ट मल्चिंग कौन सी है, सिल्वर ब्लैक। दूसरा यहां पर क्या है, मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक मल्च इज बेस्ड ऑन द LLDP, लो लीनियर डेंसिटी पॉलीविनाइल। आपका यहां पर जो पॉलीथाइलिन है ना, वो सीट क्या यूज करते हैं हम लोग यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, तो लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन जो सीट होंगी वो यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका है थिकनेस ऑफ कितनी होनी चाहिए, 15 माइक्रोन होनी चाहिए। ये 15 माइक्रोन की थिकनेस होती है उसकी। उसके बाद है विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1 से 1.5 मीटर की। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट फिल्म डिपॉजिट मोर सोल्ट ऑन द सोइल सरफेस, अभी बताया था मैंने, ट्रांसपेरेंट जो आपकी होती है उसके ऊपर सोल्ट ज्यादा डिपॉजिट क्यों होगा, पता लग गया, यस और नो। नेक्स्ट आपका है ब्लैक फिल्म, तो ये वाटर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगी। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्ट इज आल्सो रिड्यूस, तो वाटर इसमें ऊपर ना तो वाटर आएगा ना आपका सॉल्ट आएगा। नेक्स्ट यहां पर है फॉर वीड कंट्रोल, कौन सी यूज करते हैं, ब्लैक फिल्म यूज करते हैं। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि नीचे लाइट नहीं पहुंच पाएगी, और लाइट नहीं पहुंचेगी तो वीड का सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेक्ट कंट्रोल के लिए ओपैक व्हाइट फिल्म को यूज करते हैं, और वो एज ए वर्क यूज करेगी गोल्डन कलर, जिससे जो आपका वो इंसेक्ट होता है ना, जो मेल इंसेक्ट होता है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो एज ए फिरोमोन ट्रैप की तरफ, ट्रैप की तरह काम करेगा ये। और ऑर्चर्ड प्लांटेशन के लिए थिकर मल्च यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 माइक्रोन। जैसे यहां पर आपका 15 माइक्रोन था, तो यहां पर आपका कितना माइक्रोन हो जाएगा, 100 to 150 माइक्रोन। किसके लिए, ऑर्चर्ड या फिर प्लांटेशन के लिए। ठीक है, और वीड कंट्रोल थ्रू सोलराइजेशन कौन सी यूज करेंगे, ट्रांसपेरेंट फिल्म। पता लग गया कि नहीं लग गया, ऑनलाइन वाले तो जाने स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन वालों के लिए मजबूरी है ना भाई, पढ़ना आसान थोड़ा ना है। मैंने बोला था ना जिस दिन 2 घंटे क्लास हुई आप नहीं ले पाओगे, पहले दिन से मैं बोल रहा हूं,
कह रहा पढ़ लो रहा है, पढ़ लो, नहीं पर नहीं, नहीं तो नहीं, ठीक है, अब हमारे क्या है, अभी मजा आएगा, हमें क्या है, हमें भले सारे चले जाओ, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो भाई एक को ही पढ़ाना है, दो को ही पढ़ाना है, हमारी तो मजबूरी है, क्लास लेनी पड़ेगी। कई बार बच्चे बोलते हैं अरे सर 2 ही घंटे क्लास है, अभी तो हुए कहाँ 2 घंटे, हुए तो नहीं है, कितना हुआ है ना, 20 डेढ़ ही हुआ है अभी तक तो, 20 मिनट तो नीचे लग गए थे वो। चलो भाई, नेक्स्ट है हाईएस्ट टेम्परेचर, भी आपको बताया सबसे ज्यादा रेड, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ब्लैक, ये नहीं आएगा, इतना याद कर लेना, केवल 2 ही। इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमारी क्रॉप के ऊपर भी पड़ जाता है, ठीक है। अगर क्रॉप वहां पे ग्रो की हुई है मल्चिंग की फॉर्म में, मल्चिंग की बात हो रही है यहाँ पर, अगर रेड सीड को एज ए मल्चिंग यूज किया जाएगा तो उसके अंदर आपका उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि वो हीट को कहीं ना कहीं ज्यादा एब्जॉर्ब भी करेगी। आपको याद है वो जो रेड वेवलेंथ वाला, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब होती है, क्रॉप आपकी सबसे ज्यादा रेड एब्जॉर्ब की जाती है, रेड लाइट, तो रेड लाइट एब्जॉर्ब नहीं की पाएगी, रेड सारी की सारी क्या हो जाएगी, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अरे वो व्हाइट लाइट था वो, देखो सुनो मेरी बात, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, वापस आ जाओ मेरी बात के ऊपर, ध्यान सुनना। यहां पर क्वेश्चन रेज ये हुआ है कि सर हम रेड को यूज क्यों नहीं करते, और इसका रीजन क्या है। देखो व्हाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, व्हाइट लाइट हमारी 7 कलर को कॉम्प्राइज करती है, ठीक है। विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर हमारे होते हैं। ये सातों के सातों कलर जब होंगे प्रेजेंट टाइम पर, तो वो आपका एक प्रकार से व्हाइट लाइट का ही क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये बात तो सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले बताओ। अच्छा, अब हम यहां पर रेड सीड को अगर यूज करेंगे एज ए मल्चिंग, तो क्या होगा कि जो हमारी 7 कलर हैं उनमें से आपने सुना होगा जो कलर जिसका होता है वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे हमारा ग्रीन कलर कभी भी वहां पर क्या नहीं हो पाता, ग्रीन कलर कभी भी क्या नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है वहां पर। समझ में आ गया? उसी प्रकार से अगर रेड सीट को एज ए मल्चिंग यूज कर लिया तो रेड सीट, रेड लाइट सारी की सारी क्या हो चली जाएगी आपकी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। इनिशियल सीड में सीड तो अभी बेचारा जर्मिनेट ही कर रहा था, वो तो अभी आना ही था बाहर, उसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है जब प्लांट बड़ा हो जाता है तब मल्चिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मल्चिंग की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब वो छोटा होता है। और उसी समय अगर आपने उसको लाइट ही प्रॉपर नहीं पहुंच पाई, रेड लाइट सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई, जो सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन करती है फोटोसिंथेसिस में, तो वो मिल ही नहीं पाएगी, तो सारा का सारा रिफ्लेक्शन होकर चली जाएगी, तो डेफिनेटली हमारा नुकसान होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसके लिए हम कभी भी रेड मल्चिंग को यूज नहीं करते हैं, रीजन है हर चीज का। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है, इसके अंदर मिक्स तो नहीं हुआ ना, दोनों चीज समझ में आ गई। वापिस आ जाओ, वर्टिकल मल्चिंग। वर्टिकल मल्चिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, कुछ नहीं होता, वर्टिकल वी शेप में खेत में गड्ढे कर दिए जाते हैं। अब आपके ये करते किस में है, ये भी आपका किस में करते हैं, क्ले सोइल, जो हार्ड सोइल होती है उसमें करते हैं। क्यों? क्योंकि उस सोइल के अंदर आपका पानी जो है वो रन ऑफ फ्लोस होकर जाएगा, और बारिश आएगी तो पानी इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाता, और इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा तो सेम समस्या आएगी। इसके लिए हमें मजबूरीवश उसमें गड्ढे करने पड़ते हैं ताकि पानी आपका क्या चला जाए, इनफिल्ट्रेट कर जाए। रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉस, सबसे पहले आपका क्या आ गया, एंटी ट्रांसपेरेंट। तो एंटी ट्रांसपेरेंट ये रहे आपके, जो स्टोमेटा को क्लोज करेंगे वो स्टोमेटा क्लोजिंग है। जो आपके फिल्म फॉर्मिंग यानी कि फिल्म क्रिएट करेंगे आपके, उनको अगर स्प्रे कर दिया जाएगा लीफ के ऊपर, तो लीफ के ऊपर क्या कर लेंगे, ये एक फिल्म क्रिएट कर लेंगे। दूसरा एक होता है वैक्स, जो आपका वैक्स कवरिंग बोल दो या इसको एक ही बात बोलते हैं इसको ना। तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव, मतलब जैसे ही लाइट आएगी वो रिफ्लेक्शन के साथ वापस चली जाएगी, मतलब लाइट आप, क्योंकि जब तक लाइट इफेक्ट नहीं करेगी तब तक आपका ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और लास्ट आपका है ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट को यूज भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा आपका स्टोमेटा क्लोजिंग है, कौन सा फिल्म फॉर्मिंग, या फिर वैक्स, ये इसको वैक्स वाला भी बोलते हैं, कौन सा रिफ्लेक्टिव है, कौन सा आपका ग्रोथ रिटार्डेंट है। तो कर लोगे इस बात को, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन जो होगा वो आपका
आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट। बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ, बताओ। अच्छे से समझाया हुआ है आपको, ठीक है। ये रही विंड की डायरेक्शन में हम लोग क्या कर देते हैं, प्लांट की रो लगा देते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, शेल्टर बेल्ट। वीड को कंट्रोल करना, डेफिनेटली वीड को हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वरना वीड क्या कर लेगा, सारा का सारा मॉइस्चर है एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्प्रेइंग द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। अब आपको पता है ना, कई बार जैसे मान के चलिए आप लोग बीमार हो जाते हो, सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं, है ना। वो वही बात यहाँ पे है, सबसे पहले क्या कर दो, 2% न्यूट्रिएंट आपका यूरिया का घोल बना के डाल दो, उनको दे दो, जिससे क्या होगा, पानी भी मिल जाएगा। आपकी भी यही हालात होती है ना, ग्लूकोज में क्या होता है, एक तो पानी होता है, एक उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, दोनों ही आपको मिल जाएंगे, तो एक बार एनर्जी मिल जाएगी और आप लोग थोड़े से चलना स्टार्ट कर देते हो। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो वही हालात यहाँ पे हो रही है भाई। ठीक है, ये क्या है हमारा, केवल ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इतना ही है, चिंता मत करिए। इससे आगे तो हम केवल क्या पढ़ेंगे, सस्टेनेबल फार्मिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेन करना, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कहां पर कैसे कर पाओगे, पहले ये बताओ। जब भी हम सस्टेनेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं तब हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, थक गए क्या, हाथ खड़े करना तो थक गए, हाथ खड़े करना तो थक गए, 1 2 3 4 बस, 5 बस, वोट कम है आपके, यहां पर तो है ही नहीं। वो तेरे को टेंशन नहीं है, वो दिन की टेंशन है। नेट तो अगले रिचार्ज करा के रखे, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है उसकी, वो तो अगले की जिम्मेदारी है। हमने क्लासेस लेने की जिम्मेदारी की थी, वो भी 2 घंटे, वो भी जूम पर। हमने ये तो ना बोला था नेट आपका रिचार्ज हम करवा के देंगे, हैं? वो तो भाई तुम लोग जानो और तुम्हारे काम जाने, तो तुम कराओ ही ना, है? चलो, अरे सारे रामी होते हैं, कोई सिस्टर का पकड़ता है, कोई पापा का पकड़ता है, देना 2 मिनट का है ना, ऐसे चलता रहता है। अरे 2 मिनट है ना, मेरी क्लास चल रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास के नाम पे चल क्या रहा होता है, चैटिंग। यही तो होता है, और क्या होता है, नहीं तो बताओ। ठीक है, अरे पापा आ गए, अरे पापा ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, सर ने अभी देखो ये टॉपिक करवा दिया। अरे 1 मिनट चुप तो हो जाओ, आप मेरे पास मत आना 2-3 मिनट तक, 2 घंटे। साथ में पापा का नेट यूज, साथ में पापा को है। चलिए, तो ऐसा है डियर कि कम से कम जो टॉपिक आपको करवाया वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, तो महान आत्माओं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो और थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट करो, तभी फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन है किसी का, चलिए तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। रुक जाओ।